है दोस्तों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। और लिविंग वर्ल्ड में पढ़ेंगे जीव क्या होते हैं। जीव क्या होते हैं, व्हाट इज द लिविंग वर्ल्ड। जब हम जीवित जीवन को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो हमें प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षण देखने को मिलता है। एक जैसे कि जीवों में क्या होती है, वृद्धि होती है, उसमें जनन होगी और वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होंगे और उसके अनुकूल क्रिया करते हैं। ये सब हमारे मस्तिष्क में आते हैं। ये अद्भुत लक्षण किसके हैं, जीवों के हैं। इसी सूची में हम उपापचय क्रिया भी जोड़ सकते हैं और स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना, उद्यमन को भी जोड़ सकते हैं। इसको हम डिटेल में समझेंगे। सभी जीव क्या करते हैं, सभी जीव वृद्धि करते हैं। सभी जीव वृद्धि करते हैं। ऑल लिविंग बीइंग इज ग्रो। जीवों में भार में वृद्धि होती है और संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के क्या द्विअग्मी अभिलक्षण हैं। बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। जैसे कि पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। यानी जो पौधों में वृद्धि होती है ये पूरे जीवन भर होती रहती है। लेकिन प्राणियों में वृद्धि ये, जैसे हम लोगों में वृद्धि कुछ निश्चित आयु तक होती है, लेकिन जो कोशिका विभाजन के विशिष्ट ऊतक में होता है, यानी कि जो कोशिका विभाजन के विशिष्ट ऊतक में मतलब हमें होता है, ताकि विलुप्त कोशिकाओं में स्थान पर नई कोशिका आ सकें। जैसे हमारे जो मतलब विलुप्त कोशिकाएं हैं उसके स्थान पर नई कोशिका आ सकें। कोशिका विभाजन द्वारा जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा क्या वृद्धि करते हैं, ठीक है। इनको कोई भी बड़े सरलता से माइक्रोस्कोप से देखकर गिन सकता है। अधिकांश उच्चकोटि के प्राणियों तथा पादपों में जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार के वृद्धि को अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीव भी क्या वृद्धि करते हैं। जैसे कि निर्जीव कैसे वृद्धि करते हैं, जैसे पर्वत, ठीक है, पर्वत, ग्लोब और रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। मतलब क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। इनके बाहरी सतह पर तो वृद्धि हो जाती है लेकिन अंदर की ओर वृद्धि नहीं होती है। जीवों में ये वृद्धि अंदर की ओर होती है, यानी कि निर्जीव में वृद्धि कहाँ होती है, बाहर की ओर होती है, लेकिन सजीव में वृद्धि ये अंदर की ओर होती है। इसलिए वृद्धि को जीव के विशिष्ट गुण नहीं मान सकते, यानी कि वृद्धि को जीव का विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। उनका विवेचना करके ही इसे समझना चाहिए कि ये जीव तंत्र के लक्षण, उनका विवेचना करके ही ये हम समझ सकते हैं कि ये जीव के विशिष्ट लक्षण हैं, ठीक है। इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। क्या, इस प्रकार जो जनन होता है ये भी जीवों का एक अभिलक्षण गुण होता है। वृद्धि के संदर्भ में ये सत्य की व्याख्या हो जाती है कि बहुकोशिकीय जीव जनन का अर्थ अपनी संतान उत्पन्न करते हैं, यानी कि अपने ही समान प्रोजेनी को उत्पन्न करते हैं बहुकोशिकीय जीव, जिसके अभिलक्षण लगभग उसके समान मिलते हैं। मतलब जिसके अभिलक्षण जो होते हैं उसके समान अपने ही माता पिता से लगभग मिलते हैं। निर्विवाद है कि रूप से लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो जीवों में क्या होता है, अलैंगिक जनन भी करते हैं। जो जीव होते हैं अलैंगिक जनन, जैसे कि फंजाई में लाखों अलैंगिक बीजाणु द्वारा गुणन करती हैं, यानी कि लाखों अलैंगिक बीजाणु द्वारा ये गुणन करती हैं फ्रेगमेंट, और सरलता से ये क्या हो जाती हैं, सरलता से ये फैल जाती हैं। निम्न कोटि के जीवों जैसे ईस्ट हाइड्रा मुकुलन द्वारा जनन होता है। अब कोई पूछ ले कि निम्न कोटि के जीव जैसे ईस्ट हाइड्रा में किसके द्वारा जनन होता है, मुकुलन के द्वारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग, ठीक है। प्लेनेरिया चेप्टाक्रियम में वास्तविक पुनर्जनन होता है, यानी कि जो प्लेनेरिया और प्लेनेरिया या चेप्टाक्रियम में वास्तविक पुनर्जनन होता है। यानी कि वास्तविक पुनर्जनन क्या होता है, जैसे कि उसका कोई अंग कट गया तो वो पुनः उसे प्राप्त कर लेता है या जीवित कर लेता है, लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार एक नया जीव बन जाता है। क्या, एक नया जीव बन जाता है। फंजाई क्या होता है, फंजाई तंत्र में शैवाल मास का प्रथम तंत्र सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं, यानी कि फ्रेगमेंटेशन विधि द्वारा एक गुणन करते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिकीय शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं। तो जनन की वृद्धि पर्यायवाची
है। जन की वृद्धि क्या हो जाती है, पर्यायवाची हो जाती है। अर्थात कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब हम ये तय करना अब तक हमने देखा कि एकोशिकीय जीवों में वृद्धि तथा जनन इन दोनों के शब्द के उपयोग के विषय में तो स्पष्ट नहीं, यानी कि ये हम देख चुके हैं कि जो जीवों में वृद्धि होती है और जनन होता है, ये दोनों के लिए स्पष्ट नहीं है। जैसे कि क्या ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं कर सकते, जैसे ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं, जैसे खेसर अम्यूल्स एंड बद्ध कामगर मधुमक्खी, यानी कि ऐसे भी जो जीव हैं जो जीवित होते हैं लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अनवर मानव युगल आदि। इस प्रकार जो जीवित जनन भी होता है समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता है। जो जनन हो सकता है समस्त विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता है। यद्यप कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम होती है, यानी कि जो कोई भी निर्जीव वस्तु होती है वो जनन नहीं कर सकती और अपने समान प्रतिलिपि नहीं बना सकती। जीवों का दूसरा लक्षण क्या है, उपापचयन है, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। ये किससे बने होते हैं, रसायनों से बने होते हैं सभी जीव। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग माप क्रिया आदि वाले भी हो सकते हैं, जो कि अनवरत जैव अणुओं के बदलते और उसका निर्माण करते हैं, यानी कि अनवरत जैव अणुओं में बदलते और उसका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचय क्रियाएं हैं। सभी जीव चाहे वो बहुकोशिकीय हों और एककोशिकीय हों, हजारों उपापचय क्रियाओं के साथ चलती है, यानी कि चाहे वो बहुकोशिकीय हों और चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, में हजारों उपापचय क्रियाएं एक साथ चलती रहती है। सभी पौधे प्राणियों कोको फंजाई सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रियाएं होती है। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रियाएं, यानी कि सभी पौधे और प्राणी कवक फंजाई और छोटे छोटे जीवों में भी उपापचय क्रिया होती रहती है। हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं भी क्या कहलाती है, उपापचय क्रिया कहलाती हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती। क्या ये क्वेश्चन है कि क्या किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रिया होती है, नहीं होती है। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। जीवों के शरीर के बाहर प्रणाली में की गई उपापचय क्रियाएं न तो जैव हैं न ही अजैव हैं, यानी कि जो प्रणाली में उपापचय क्रिया होती हैं ये तो न जैव है न निर्जैव है। अतः उपापचय क्रियाएं निरपवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है, जबकि पात्र में एकाकी उपापचय क्रियाएं जैविक नहीं। जो पात्र है ना, टेस्ट ट्यूब है, उसमें उपापचय क्रियाएं जैविक नहीं। यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं, ये क्या है, जीवित रिएक्शन है लेकिन जीवित नहीं है। ठीक है, जीवित रिएक्शन तो है लेकिन जीवित नहीं है। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन के स्वरूप को सुस्पष्ट अभिलक्षण है। यह सुस्पष्ट अभिलक्षण है। ठीक है, शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास पर्यावरण के उत्पन्न तथा भौतिक रासायनिक और जैविक हो सकती है, यानी कि पर्यावरण के प्रति ये अनुकूल हो सकते हैं। उसके पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना और संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण के अवगत रहना, यानी कि संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत रहना। जैसे पौधे, आकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया कहते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकेरियोटिक सभी जीवों पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदनशीलता की यौन प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पौधे में प्राणियों दोनों में ये दीप्त काल में मौसमी प्रजनकों के जनन के प्रभावित करते हैं, यानी कि जो कुछ जीव जो होते हैं उसमें मौसमी प्रजनन होता है। ठीक है, यानी कि वो मतलब मौसम में ही ब्रीडिंग करेंगे। जैसे कुत्ता हुआ, ये मौसम में ही ब्रीडिंग करते हैं। बहुत से ऐसे जीव हैं, इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत है, यानी कि ये सभी जीव जो होते हैं अपने ही पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है, यानी कि मानव जो है ये स्वचेतन है। इसका चेतना जीवों को प्रभावित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है, यानी कि जो इसका चेतना होता है ये जीवों को प्रभावित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तो तब
जीवों को प्रभावित करना और भी कठिन हो जाता है। यानी कि जब हम मानव के विषय में मतलब प्रभावित करने का कोशिश करते हैं तो ये और कठिन हो जाता है। जैसे रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे हुए देखते हैं तो हम उसके हृदय एवं फुफ्फुस पर चालू रखने के लिए मशीन लगाई जाती है और रोगी का मस्तिष्क मिश्रम होता है। रोगी में संवेदना नहीं, सचेतना नहीं होती है। ऐसे रोगी जो कभी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते हैं और जो इन्हें जीव और अथवा निर्जीव कहेंगे। तो क्या हम इन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? इसका उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीव विकास की कथा है। आपको पता रहेगा कि सभी जीव घटनाएं एवं अंतर्निहित प्रक्रियाएं के कारण होती हैं। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों कारकों के कारण नहीं होता है, बल्कि घटक कोशिकाओं के परस्पर प्रतिक्रिया करने के कारण होता है। इसी प्रकार कोशिकीय अंगों के लक्षण अंगों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया, जब आणविक घटक जब आपस में क्रिया करते हैं उसके कारण होता है। उच्च स्तरीय संगठन उद्यमी गुणधर्म इस प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप होते हैं। सभी स्तर पर संगठनात्मक जटिलता के पदानुक्रम में अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव क्या होते हैं? स्वप्रतिकृत होते हैं, विकासशील होते हैं, स्वनियमनकारी होते हैं, परस्पर क्रियाशील तंत्र होते हैं। जो बायोद्दीपन को प्रत अनुक्रिया का जो मतलब बायोद्दीपन उसके प्रत क्या अनुक्रिया करते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान, भूत एवं भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ अनांतिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध रखते हैं, परंतु ये पदार्थ सबसे विविध अंशों में होते हैं। अब आइए जानते हैं कि जीव विविधता क्या होता है। जीव में विविधता, द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, यदि हम अपने आसपास देखेंगे तो हमें बहुत ही किस्म के किस्में दिखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे हो सकते हैं, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे भी हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीवधारी जिन्हें हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप से देखना होगा। ठीक है, यदि हम अपने आसपास के सघन वन में जाए, यानी कि अपने जंगल में जाए, तो बहुत सी जीवों की प्रक्रिया वहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे अथवा जीव जो आप देखते हैं एक ही स्पीशीज का प्रतीक होते हैं। एक ही स्पीशीज का क्या प्रतीक होते हैं? अब तक ज्ञात तथा बड़ी स्पीशीज की संख्या, अब तक ज्ञात स्पीशीज की संख्या कितनी है गाइस? 1.7 मिलियन है। ठीक है, यानी कि अब तक ज्ञात स्पीशीज की संख्या कितनी है? 17 लाख से 18 लाख। ठीक है, हमें जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना है कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसे जैसे खोज करते हैं उससे पहले हमें नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी पाए जाते हैं। हम पौधे तथा प्राणियों के उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। उसके किसके नाम से जानते हैं? स्थानीय नाम। तथा स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते हैं, यानी कि एक ही देश के विभिन्न स्थान के नाम पर बदलते रहते हैं स्थानीय नाम। इसलिए इसको जानने के लिए हमें कुछ नियम इसमें कुछ नियम बनाया गया है। हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिससे हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सके जो शायद इन्हें भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक क्या होता है? मानक नाम होता है, जिससे वो पूरे दुनिया में जाना जाता है। यानी कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वो पूरे दुनिया में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए कि नाम पद्धति किसे कहते हैं? प्रत्येक जो जीव होते हैं वो एक ही मानक नाम से जाने जाते हैं, जिससे वो उसी नाम से पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाम पद्धति कहते हैं। नाम पद्धति तभी संभव हो जब जीव का वर्णन सही हो, यानी कि जब जीव का वर्णन क्या सही हो तभी संभव है। अब हम जानते हैं कि नाम किसी जीव का है तो इसे पहचानना कहते हैं। पहचानना किसे कहते हैं? यानी कि हम जानते हैं कि नाम किस जीव का है तो इसे क्या कहते हैं? पहचानना कहते हैं।
अध्ययन को सरल बनाने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई, यानी कि जो जो ज्ञात जीव हैं उसको मतलब उसको समझने के लिए और अनेक वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीवों वैज्ञानिकों के नाम से स्वीकार किया, यानी कि इस प्रक्रिया में विश्व में जो सभी जीव हैं उसको वैज्ञानिकों के नाम से स्वीकार किया गया, मतलब एक्सेप्ट किया गया। पौधों में के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सम्मान नियम तथा कसौटी, यानी पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार क्या है? आधार, सम्मान, नियम तथा कसौटी, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं, और जंतुओं के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनाया गया है। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम एवं जात संकेत पर। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका है तो उसमें वंश नाम क्या होगा, जीनस क्या होगा, मैंगीफेरा जीनस होगा, और स्पेसीज क्या होगा, जात होगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं। द्विनाम पद्धति को का नामकरण किसने किया था, कैरोल लिनियस ने। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैरोल लिनियस ने किसका नामकरण प्रणाली बनाया था, द्विपदनाम पद्धति को। ठीक है, इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। इसका प्रयोग क्या करते हैं, सारे विश्व के वैज्ञानिक करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत ही सुविधाजनक है। आओ इसको आम के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, अब आप ये देखते हैं कि मैंगीफेरा कैसे द्विपद है। इसका नाम मैंगीफेरा, ठीक है, मैंगीफेरा क्या है, वंश नाम है। मैंगीफेरा क्या है, इसको एम को बड़े में लिखेंगे और इंडिका को छोटे में लिखेंगे। ठीक है, अब इसको तिरछे अक्षर में लिखा गया है क्योंकि ये लैटिन नाम है। जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जात संकेत है, यानी कि ये इंडिका जो है विशिष्ट स्पीसीज है। ठीक है, मतलब स्पीसीज है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम भी, इसके भी अन्य सार्वजनिक नियम भी हैं। जैविक नाम कैसे लिखा जाएगा, जैविक नाम हमेशा लैटिन भाषा में लिखा जाएगा। ये कैसे लिखा जाएगा, तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसका उद्भव चाहे जहाँ से हुआ, लेकिन ये तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न ही समझा जाएगा। इन्हें लैटिनीकरण या लैटिन भाषा का व्युत्पन्न ही समझा जाएगा। जैविक नाम में पहला शब्द क्या आता है, वंश नाम आता है। पहला शब्द क्या आता है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका में तो पहला शब्द क्या आ जाएगा, वंश नाम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जीनस। और दूसरा शब्द क्या आ जाएगा, जात एपिथेट, जात संकेत। इसको क्या बोलते हैं, एपिथेट बोलते हैं। ठीक है, जैविक नाम को क्या करते हैं, जब हम हाथ से लिखते हैं तब दोनों को अंक अलग अलग रेखांकित कर लेते हैं। छपाई में तिरछा लिखने चाहिए, ये रेखांकन उनके लैटिन नाम के उद्भव से दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कैसे देखो, जैसे ये क्या है, मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगीफेरा। ठीक है, मैंगीफेरा इसको मतलब ये लगा देंगे। ठीक है, मतलब रेखांकित कर लेंगे। इंडिका कैसे लिखेंगे, आई, छोटा आई, INDICA है इंडिका। ठीक है, जो मैंगीफेरा है ये गाय वंश नाम है, इसको बोलते हैं जीनस। और जो इंडिका है ये स्पेसीज, यानी इसको बोलते हैं जात। ठीक है, जात संकेत के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम भी लिखा जाता है। जात संकेत के बाद क्या किसका नाम लिखा जाता है, लेखक का नाम लिखा जाता है। मैंगीफेरा इंडिका लिन, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है क्योंकि लेखक का नाम भी लिखना मुनासिब होगा। जैसे कैसे लिखा जाता है, तो मैंगीफेरा, MENGI मैंगी, FERA फेरा, INDICA इंडिका। और क्या नीचे क्या लिखेंगे हम गाइस, इंडिका LIN लेन। ठीक है, इसको लेखक के नाम से भी लिखा जा सकता है। सबसे पहले
स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया था, इसलिए इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। यद्यप सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव, यानी कि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव हो सकता है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता पड़ी जो संभव कर सके। इसको क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। ऐसी युक्ति बनाई गई जिसको मतलब जैसे सभी जीवों का अध्ययन करना इम्पॉसिबल था, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता पड़ी जिससे ये संभव हो सके कि सभी जीव को मतलब कैटेगराइज किया जाएगा, क्लासीफाई किया जा सके। इसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण बोलते हैं। वर्गीकरण वो प्रक्रिया जिसमें कुछ सरलता से दृश्यों गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके, यानी कि वर्गीकरण वो चीज़ है जिससे मतलब कोई भी चीज़ को सरलता से उसके गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में रखा जा सके। जैसे कि हम पौधे तथा प्राणियों अथवा कुत्ता बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे कि हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे गुण आ जाते हैं जिनसे उनका वर्ग के संबंध में पता चलता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? कुत्ते का प्रतिबिंब बन जाता है। स्पष्ट आप कुत्ते के बारे में सोचेंगे, ना कि बिल्ली के बारे में। इसके क्या है? एलेसियन के विषय में सोचेंगे। हमें पता लगता है कि हम विषय में मान चुके हैं, चर्चा कुछ कर चुके हैं। इसी प्रकार मान लो कि स्तनधारी कहना है तो आप जंतुओं के विषय में सोचेंगे। कान, बाएं कान और शरीर में बाल होते हैं इनके, स्तनधारी के। इसी प्रकार पौधे के बारे में सोचना है तो हमें गेहूं के विषय में हम बात करेंगे। इससे हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। ये सभी कुत्ता बिल्ली स्तनधारी गेहूं चावल जंत आदि सुविधाजनक वर्ग हैं। क्या है? सुविधाजनक वर्ग हैं। इसको हम अच्छे से पहचान सकते हैं, जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों को वैज्ञानिक शब्दावली में टेक्सा कहते हैं। इन वर्गों जो ये सब वर्ग हैं इनको क्या वैज्ञानिक शब्दावली में क्या कहते हैं? टेक्सा बोलते हैं। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि टेक्सा विभिन्न स्तर पर सभी वर्गों को बता सकते हैं, यानी टेक्सा जो होता है विभिन्न वर्गों पर सभी जीवों को बता सकता है। पौधे भी एक टेक्सा है, जैसे गेहूं का एक टेक्सा है। इसी प्रकार जंतु स्तनधारी कुत्ता सभी टेक्सा है, लेकिन ये जानते हैं कि कुत्ता स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी, इसलिए प्राणी स्तनधारी और कुत्ता विभिन्न स्तरों पर एक टेक्सा को बताता है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों के विभिन्न टेक्सा वर्गीकृत किए जा सकते हैं। जैसे गुण के जैसे रचना, कोशिका की संरचना क्या है, विकासीय प्रकरण क्या है, जीव की परिस्थिति सूचनाएं आवश्यक हैं, और आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर ये पहचाना जा सकता है। इसलिए इसको विशेषकर पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा पद्धति आदि नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली हैं वर्गीकरण विज्ञान के आधार पर जोड़ सकते हैं। वर्ग कोई नई युक्त नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में उनके अधिक उपयोगी थे। मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा और मकान के नए नए स्रोतों खोजने पड़ते थे, इसलिए उन्हें विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग कर जाना। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों का विषय में जानने के विविधता सहित संबंध रुचि लेता रहा। अध्ययन को इसी को क्या कहते हैं? वर्गीय पद्धति कहते हैं, सिस्टमेटिक कहते हैं। सिस्टमेटिक शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ? सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है कि जीवों को नियमित व्यवस्था में रखना। इसको किसने ये दिया था? लिनियस ने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना था। वर्गीय पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल किया गया। वर्गीय पद्धति में क्या शामिल किया गया? नाम पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल किया गया। वर्गीकरण पद्धति में जीवों का विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। थैंक यू।